हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग स्टॉक टॉक। दोस्तों, आज के जो वीडियो है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। स्टॉक टॉक पार्ट 4 में आप देखोगे कि रिलायंस का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसके बाद में स्टॉक पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वहाँ से हमें क्या बाय मिलेगा, सेल मिलेगा, और जो डेटा बन रहा है वो भी हम देखेंगे डिलीवरी बेस पे, ओपन इंटरेस्ट पे, कि वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको सिखाऊंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट है, स्टैंड अलोन रिज़ल्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपके इजी हो जाएगा समझने के लिए कि ये दो चीज़ होती क्या है। दोस्तों, तो आप इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो हम चलते हैं पहले उसके रिज़ल्ट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलायंस का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 2105 था। वहाँ पे उसने, अगर आप देखोगे तो जब लो बनाया था वो था जनवरी 29 2021 के आसपास बनाया था, वहाँ से ये ऊपर है प्राइस। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 181830 यहाँ पे था। 1 ईयर कंपैरिजन करते हैं तो 2% यहाँ पे एक हाई दिखा रहा है, जो अभी हम ऊपर है लो के, हाफ प्राइस काउंट कर सकते हो। 1 ईयर रिटर्न वर्सेस निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है कि रिलायंस का जो रिटर्न है 2.3% है, वर्सेस टू निफ्टी है 41%। यानी कि रिलायंस ने एक अंडर परफॉर्म किया गया है पिछले एक साल में। फिर आता है यहाँ पे फ्यूचर टोटल ओपन इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, प्राइस गिरा हुआ है, यानी कि वहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट बना है रिलायंस इंडस्ट्री में। पुट की साइड यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, कॉल साइड पे ज़्यादा है, यानी कि 6.3% यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट, जो एक साइन है वीकनेस का। ब्रोकरेज का यहाँ पे टारगेट रहता है 2270, प्राइस टू बुक रेशियो 1.6, विच इज़ द लो इन द इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे जो इंडिकेटर आता है वो नेगेटिव साइड की ज़्यादा तरफ आता है। अगर हम चार्ट को कंपेयर करें निफ्टी के साथ, जो मैंने अभी बताया कि ये प्राइस एक आउट परफॉर्म कर रहा था, कब तक कि यहाँ पे ये लेवल तक, यानी कि 19 अक्टूबर 2020 तक इसने एक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था, कि ये हमेशा निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। बाद में उसने क्या हुआ कि एक साइडवेज उसने मार्केट में चलना चालू किया और निफ्टी ने कंटिन्यू एक हाई बनाना चालू किया। उसकी वजह से दोनों में एक गैप यहाँ पे बढ़ता जा चुका है, और अभी के हिसाब से आप देखोगे तो जो गैप आ जाता है वो करीबन 38% के आसपास यहाँ पे गैप है दोनों में। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हाँ ब्लू चिप स्टॉक रहते हैं वो ज़्यादातर इतना फासला नहीं रखते, वो मैनेज कर लेते हैं, या तो निफ्टी नीचे आता है या तो फिर रिलायंस ऊपर जाएगा, और दोनों में यहाँ जो गैप है वो थोड़ा कम होने का चांस है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे दोनों में से कौन सा एक रिएक्ट करता है। यहाँ पे दोस्तों मैं ये वेबसाइट का व्यू नहीं लूँगा रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। मैंने आईटीसी का जो वीडियो बनाया उसमें यहाँ पे अपडेट था, तो मैंने यहाँ से लिया। एक अच्छा सा ये वेबसाइट में मिल जाता है, तो हम इसका देखेंगे पीडीएफ के थ्रू। जो मैं अभी बात कर रहा था कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन। तो कंसोलिडेटेड क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि आपका कोई एक कंपनी है, फिर आपका एक सब्सिडरी है, उसके बाद एक और सब्सिडरी है, तो वो जब सबको मिला के आप यहाँ पे रेवेन्यू बताते हैं उसको कंसोलिडेटेड बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस में क्या होता है, रिलायंस है, जियो है, रिटेल है, वो सबका जो मिलता है प्रॉफिट तो आता है यहाँ पे कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विस फॉर द क्वार्टर वाज दैट 158,862 करोड़। ये जो है वो तीनों सब्सिडरी का मिला के है यहाँ पे। सेम ईबिटा भी यहाँ पे 27,550 करोड़। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम फॉर द क्वार्टर वाज 13,806 करोड़। तो ये है पूरा कंसोलिडेटेड। और हम देखेंगे क्या स्टैंड अलोन में क्या होता है दोस्तों, ये सबका अलग करके देते हैं। जैसे कि ये रिलायंस का है, जैसे ऑयल उसका जो मेन बिजनेस है उसमें है 94,803 करोड़ है। यहाँ पे क्या है, हायर बाय 1.4% करोड़ यहाँ पे आया गया है। ये जो दिया गया है वो ईयर भी दिया गया है। यहाँ पे ईबिटा क्या आया है 15,048, यहाँ पे 32% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम फॉर द क्वार्टर वाज 8595 करोड़, जो है 76% आया गया है। एक्सपर्ट फॉर द क्वार्टर 56,156 करोड़, यानी 71%। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये जियो का है। जियो में 9.8% का यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुआ है।
यहाँ पे 21% ईबिटा इंक्रीज, नेट प्रॉफिट 44.9% इंक्रीज हुआ है एंड कैश प्रॉफिट 31.0%। इसमें क्या है, हम देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं ये लोग या तो फिर क्वार्टरली। आप देखोगे तो जब ये ईयर ऑन ईयर है तो एक हायर दिखा रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कम दिखता है, वो हम नीचे चार्ट में देखेंगे। ये एक्सप्लेनेशन मेरा था आपको समझाने के लिए कि क्या कंसोलिडेटेड होता है और क्या स्टैंड अलोन रहता है। तो अगर आप इस तीन का इकट्ठा करोगे यानी 38, 22 एंड ये 98, तो इसका टोटल आएगा ये वाला जो है 158 आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है कंसोलिडेटेड एंड क्या है स्टैंड अलोन। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पे, जहाँ पे इजीली हमें फिगर्स के हिसाब से पता चलेगा कि ये क्या है। ये अभी भी कंसोलिडेटेड यहाँ पे अलग से दिखाया गया है कि अगर आप देखोगे ये जियो का ही है अकेले का। तो जियो में क्या हुआ है कि नेट प्रॉफिट है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा गया है, यानी जो लास्ट ईयर था फर्स्ट क्वार्टर का वो 2500 करोड़ के आसपास था, जबकि हुआ ये 3651 करोड़। पर अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यानी कि प्रीवियस क्वार्टर जो था उससे कंपेयर करते हो तो मार्जिनली यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। फिर आते हैं हम रिलायंस के रिटेल में। रिटेल में देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्जिन बताया उन्होंने, अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बताया है, पर सेल्स यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेल्स इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। वो लोग ने बोला है कि यहाँ पे जो सेकंड वेव आया था वो अनएक्सपेक्टेड था, उसकी वजह से यहाँ पे एक फॉल आया गया था। हम सीधा चलते हैं कंसोलिडेटेड पे। ये ऑयल टू ऑयल बिजनेस का है। यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने ये जो परसेंटेज दिया है वो ईयर ऑन ईयर, इसकी वजह से 75% दिखा रहा है, जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। ये कंसोलिडेटेड है। ओके, जो फिगर हमें दिखाया जाता है वो ये रहता है फाइनेंशियल हाईलाइट का। वैल्यू इन सेल्स 1,58,000 क्वार्टर वन, जो कंपेयर यहाँ पे न्यूज़ में आया 57% प्रॉफिट इंक्रीज, वो ईयर ऑन ईयर है। अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 करोड़ के आसपास यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पे ईबिटा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। डिप्रिसिएशन और वो फाइनेंशियल कॉस्ट यहाँ पे कम हुआ है। जो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो उन्होंने कॉस्ट काफ़ी कम किया, यानी 50% कॉस्ट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कम हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ा हुआ है। ये जो आपने देखा है प्रॉफिट यहाँ पे क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसका आप देखोगे तो ये कॉस्ट है, कॉस्ट की वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। तो प्रॉफिट के हिसाब से मार्जिन अच्छा है, यानी कि लोगों को शायद ये पसंद आ सकता है कि मार्केट में जो है वो मार्जिन पे ही ज़्यादा रहता है। कैसा आप कॉस्ट कम करते हो, कैसा आपका मार्जिन बढ़ता है। मार्जिन बढ़ेगा यानी कि आपका फ्यूचर में सेल्स बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। करंट टैक्स डिफरेंस एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पे आप देखोगे इस जगह पे यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, जबकि यहाँ पे बढ़ा गया है। तो दोस्तों इनलाइन बोल सकते हैं रिजल्ट इसके रिलायंस के। अब हम चलते हैं उसके चार्ट पे दोस्तों। चार्ट से पहले हम देखते हैं इसका एवरेज और वो सब देख लेते हैं दोस्तों। 20 डेज़ मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज किया गया है। ये 2111 इसका 20 डेज़ मूविंग एवरेज है। फिर है 50 डेज़ मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है 2102 के ऊपर में। 100 डेज़ 2077 में। काफ़ी बार मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बता देता हूँ कि 2080 एक इम्पोर्टेंट लेवल है दोस्तों। 2080 टूटा तो ये वापस 2062, उसके नीचे 2041 जो ये 200 डे है वहाँ तक जा सकता है दोस्तों। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम पे मेंबर नहीं हो तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगर आप टिप्स के चक्कर में वहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो मत होना दोस्तों। अगर कुछ सीखना है तो ही उसमें आना। वहाँ पे जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। ज़्यादातर लोग होते हैं कि वहाँ पे टेलीग्राम में आते हैं, उनको लगता है वहाँ पे टिप्स दिया जाएगा, उनको शॉर्टकट मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, वहाँ पे अगर आपको चार्ट से सीखना है तो ही आना, और FII का डेली डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश जो मूविंग एवरेज के हिसाब से दिखाया जाता है वो 11 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि
मेजॉरिटी साइड अभी भी यहाँ पे बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज एक बुलिश साइन है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2130 2140। मेरे लिए जो चार्ट पे रेजिस्टेंस में जो फॉलो करता हूँ वहाँ पे मुझे 2137 मिल रहा है रेजिस्टेंस। उसके बाद में आएगा 2162 के आसपास जो है थर्ड के ऊपर आएगा। फिर यहाँ ये पिवोट के हिसाब से दिया गया है। RSI 48 विच इज़ नो ट्रेडिंग जोन, MFI ऑल्सो नो ट्रेडिंग जोन। MACD एक नेगेटिव डाइवर्जन दिखा रहा है यहाँ पे, तो एक सेलिंग साइड का आ सकता है यहाँ पे। डिलीवरी अगर आप देखोगे तो मंथली इसका जो एवरेज रहता है 46% रहता है, वीकली 50% था और लास्ट फ्राइडे का 48% है विच इज़ द इन लाइन। यानी कि यहाँ पे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद में हम उसका एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर आता है हम यहाँ पे लो एंड हाई कंपेयर करते हैं तो हम एक मंथ में हम 4.95% हमें माइनस है रिटर्न। लास्ट 3 मंथ 10% रिटर्न दिया है, 6 मंथ 2.7% एंड 1 ईयर 2.3%। जो हमने आगे कंपैरिजन में भी देखा निफ्टी एंड रिलायंस के चार्ट में कि फॉर द लास्ट 1 ईयर वी हैव सीन दैट कंसोलिडेटेड विद इन द रेंज। फिर आते हैं हम के शेयर होल्डिंग। प्रमोटर हाईएस्ट 50.59%, others holding 8.6%, public 11%, FII 25% and म्यूचुअल फंड 4.69%। म्यूचुअल फंड काफ़ी कम स्टेक होल्ड कर रहे हैं इसमें। तो प्रमोटर का आप देखोगे कंटिन्यूस है। लास्ट उन्होंने इंक्रीज़ किया था जून 29 को जब 47.29% थे, उसके बाद में यहाँ पे 50% यहाँ पे इंक्रीज़ गया है। फिर बाद में आप देखोगे तो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है, तब जाके अभी 50.59% बना हुआ है। म्यूचुअल फंड अप्स एंड डाउन्स फॉर द लास्ट क्वार्टर इंक्रीज ऑन द जून विच इज़ अ गुड साइन 4.69%। FII होल्डिंग कीप इंक्रीजिंग ऑल्सो, आप देख सकते हो बार के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट यहाँ पे क्वार्टर में थोड़ा सेल ऑफ आया हुआ है जो एक है 0.50% के आसपास 0.45। तो ये था हमारा से होल्डिंग का पैटर्न। अब हम चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं रिलायंस का चार्ट देखूंगा। तो रिलायंस का जो AGM हुआ था उसके बाद में एक यहाँ पे फॉल आया था। यहाँ पे क्या था कि एक ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट किया, एक ब्रेकआउट फिर से दिया। पर उस दिन जब यहाँ पे रिलायंस का जो AGM था उसके बाद में एक अच्छा सा गिरावट यहाँ पे आ चुका है। वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन था कि ये जो इसका 2040 है 200 डेज मूविंग एवरेज, उसको एक बार रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, फिर एक बाउंस देगा। पर यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर कोई भी F&O स्टॉक रहता है उसमें जब गिरावट आती है तब वो कंटिन्यू 5-6 दिन के बाद एक बाउंस देता है। तो बाउंस कहाँ पे दिया उसने कि जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा था उसके पास में आके यहाँ पे उसने एक रिविजिट किया। अगर उस टाइम यहाँ पे ब्रेक हो जाता तो एक अच्छा सा मूव आता, पर उसने क्या किया, वापस फॉल दिया। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया अभी और उसी को सपोर्ट लेके यहाँ पे चल रहा है। लास्ट फ्राइडे को भी यहाँ पे इसने क्लोज दिया है उसी के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये जहाँ पे खुला वहीं से इसने सेल आना चालू हुआ था 2134 के आसपास और कंटिन्यू उसने एक बेरिश साइन दिया है लास्ट फ्राइडे को। तो अभी हमें कल देखना क्या है कि हम कहाँ पे ओपन होते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड इसमें रिज़ल्ट जो है उसको कैसे इसने यहाँ पे, यानी कि जो रेटिंग एजेंसी है वो किस हिसाब से लेती है और अगर उसका कोई फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से वहाँ पे क्या है। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जो रिटेल है वो लोग अभी 700 स्टोर्स का ओपनिंग का इनलाइन है। और दूसरा जो चीज़ है कि जियो में भी उनके जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बढ़ा हुआ है। तो एक ये दो चीज़ अच्छा है क्योंकि दोनों का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी क्रूड का भी प्राइस बढ़ रहा है तो वो भी एक अच्छा साइन है उनके लिए कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव लिया तो क्या होगा, अगर यहाँ पे गैप डिप भी मिलता है, अगर 2080 टूटता नहीं है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा 10 पॉइंट का रिस्क लेके आप बाय करो, वापस आपको 2105 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। अगर कल इसने अच्छा रिजल्ट ही यहाँ पे किया माना तो क्या होगा कि ये ओपनिंग होगा करीबन 2130 से 2137 के बीच में।
2137 को ब्रेक किया तो हम उसको जाते हुए देखेंगे करीबन ये जो इसका पिछला रेजिस्टेंस आता है वहीं उसके आसपास जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या होता है कंसोलिडेशन। अगर सही में अच्छा बाइंग आया तो ये लेवल भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ दिन में। 200 डेज मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है जो है 2040 दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैंने बताया MFI एंड RSI इन द नो ट्रेडिंग जोन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये ऑप्शन चेन है रिलायंस का, वहाँ पे क्या बिल्डअप हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जो बढ़ा हुआ है वो है 2200 पे, यानी कि यहाँ पे अभी जो भी सेफ साइड सेल कर रहे हैं 2200 के ऊपर जाता नहीं देख रहे हैं। लोअर साइड में यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है वो है 2080 जो एक सपोर्ट है, उसके बाद में 1960 विच इज़ द हाईएस्ट, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा 2080। ऊपर की साइड हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 2200 है। अगर ये छोटा यहाँ पे आप देख सकते हो जो OI बिल्डअप हुआ है 2140, 2160 एंड 2180, अगर यहाँ पे 2140 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स है वहाँ पे अनवाइंडिंग आएगा जो हमें लेके जाएगा 2200 के आसपास। सिमिलरली ये जो 2080 का यहाँ पे पुट यहाँ पे है राइटिंग हुआ है, ये पुट राइटर अगर एग्जिट हुआ तो हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा 2000 तक दोस्तों। तो दोनों साइड 100 पॉइंट का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों आने वाले दिन में। यहाँ पे चेंज इन कॉल देखेंगे तो कौन से लेवल पे आया है 2140 एंड 2160। पुट की हिसाब से देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है हाईएस्ट चेंज इन पुट साइड आ रहा है 2060 दोस्तों। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखना और आपका ट्रेडिंग आप प्लानिंग बना सकते हो कि आपको लॉन्ग जाना है शॉर्ट जाना है। मैंने लेवल जो बताए वो आप ध्यान में रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा स्टॉक टॉक का 360 एनालिसिस ऑन द रिलायंस। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।